हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ फूड पॉइजनिंग। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स में बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स में भी कई टाइप के इन्फेक्शंस और डिसीजेस कॉज करते हैं। और आज के इस सेशन में हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। अब अगर इस पूरे टर्म को अगर मैं ब्रेक करूं, यानी कि फूड पॉइजनिंग को अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो एक मेरे पास वर्ड निकल करके आता है फूड और दूसरा वर्ड निकल करके आता है मेरे पास पॉइजनिंग। ठीक है, यानी कि एक ऐसा खाना या एक ऐसा फूड जो कि हमारी बॉडी के अंदर पॉइजनिंग कॉज करता है, यानी कि एक ऐसा खाना, एक ऐसा फूड जो कि हमारे लिए एक पॉइजन का रोल प्ले करता है। ये कुछ अजीब नहीं लगता सुनने में, क्योंकि हम सबको पता है कि खाना हमारी बॉडी के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। आप सभी के दिमाग में ये बात ज़रूर आई होगी, ये थॉट ज़रूर आया होगा कि मैम फूड तो इतना टेस्टी होता है, इतना एपेटाइजिंग होता है, इतना डिलिशियस होता है, प्लस हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है। लगातार अगर हम 2 दिन तक या 3 दिन तक खाना ना खाएं, जब कभी बीमार पड़ जाते हैं, बुखार हो जाता है, तो खाया नहीं जाता, भूख नहीं लगती, तो हम खाना ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो लगातार 2-3 दिन तक हमारी जो डाइट है, जो रेगुलर डाइट होती है हमारी, उससे कम हम खाना खाते हैं, तो 2-3 दिन के बाद जो है ना काफ़ी वीकनेस फील होती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल बॉडी में एनर्जी नहीं बची, जान नहीं बची। यानी कि फूड ही है एक ऐसा बेसिक हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की, है ना, मिनरल्स की, विटामिन्स की, ये सभी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल आखिर कौन करता है? फूड ही तो करता है। फूड ही तो हमारा एक मेजर सोर्स होता है एनर्जी का। ये हमको विटामिन्स प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, रफेज प्रोवाइड करेगा, क्या नहीं प्रोवाइड करता है फूड। और वही एक ऐसा फूड जो कि हमारे लिए अचानक से क्या बन जाता है, एक पॉइजन बन जाता है, कि जिसको कंज्यूम कर लेने से हम क्या पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप लोगों ने ज़रूर ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि सपोज़ स्पेशली गर्मियों के मौसम में, समर सीज़न में, कि रात में जो भी खाना बना है, ठीक है, आपकी मम्मा कोशिश करती है कि जो भी रात में उन्होंने डिनर बनाया है वो रात में ही ख़त्म हो जाए, या अगर वो ख़त्म नहीं हो पाया तो फिर जो है ना उसको वो रेफ्रिजरेट कर देती हैं, फ्रिज में जा कर के रख देती हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। कभी अगर ऐसा हुआ हो कि जो डिनर बना था एक दिन पहले वो बच गया हो और आपकी मम्मा गलती से उसको रेफ्रिजरेट करना भूल गई हो और वो ओवरनाइट जो है ना बाहर ही रहा हो, यानी कि जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है उसी रूम टेम्परेचर पे खाना रखा रह गया हो, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी मम्मा पता है क्या करेंगी? उस खाने को वो सीधे के सीधे डिस्कार्ड कर देंगी। ऐसा क्यों? कि भाई एक रात पहले जो खाना हमने खाया था वो बहुत हेल्दी था, वो बहुत न्यूट्रिशियस था, हम पूरी जितनी भी बड़ी फैमिली हमारी सभी मेंबर्स जो हैं सब ने मिलके खाया था, लेकिन उसी फूड को नेक्स्ट मॉर्निंग जो है डिस्कार्ड करना पड़ा सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये थी कि आपकी मम्मा उसको रेफ्रिजरेट नहीं कर पाई थी। वो जो खाना है वो पूरी एक रात के लिए, आप बोल सकते हो कि 8 से 9 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही रखा रह गया, जिसके कारण आपकी मम्मा को उसको डिस्कार्ड करना पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो जो खाना है ना वो क्या बन चुका है हमारे लिए, एक टॉक्सिक फूड बन चुका है, एक पॉइजनस फूड बन चुका है, कि जिसको खा लेने भर से क्या होता है, हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। इसीलिए रिस्क नहीं लिया जाता है और उस खाने को सीधे सीधे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ताकि कोई उसे खा ना पाए और जिससे कि कोई बीमार ना पड़े। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम ऐसा क्या हो जाता है रातों रात उस फूड में कि अचानक से वो हमारे लिए जो है ना नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हो जाता है, एक टॉक्सिक फूड बन जाता है। तो उसका रीज़न है और कोई नहीं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की को अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा वार्म कंडीशंस पसंद होती हैं। इसीलिए मैंने बोला कि गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो है ना खाना ख़राब होता है। ठंड के मौसम में तो ये होता है कि क्योंकि जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है हमारे आसपास का एयर का,
वो कम होता है। तो इतने कम टेम्परेचर पे आसानी से जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया और फंगस जो है ना ग्रो नहीं कर पाते हैं। बैक्टीरिया और फंगस को स्पेशली जो है ना वार्म कंडीशंस पसंद होती हैं ग्रो करने के लिए। जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा हवा का, तुरंत वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कर जाते हैं। इसीलिए जब हम खाने को रेफ्रिजरेट करते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब हम फ्रिज में डालते हैं खाना तो फ्रिज का टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो उस कम टेम्परेचर पे हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया और फंगस ग्रो नहीं कर पाते हैं। और जब कम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया और फंगस आपके खाने पे ग्रो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपका खाना क्या बन जाएगा, सेफ़ हो जाएगा। आप उसको एक दिन क्या, आप उसको 2 दिन के गैप से भी जो है ना कंज्यूम कर सकते हो रेफ्रिजरेट करे हुए खाने को। तो हम थे कहाँ, हम इस बात पे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा क्या हो जाता है ओवरनाइट कि हमारा जो खाना है वो हमारे लिए एक पॉइजन बन जाता है जिसको डिस्कार्ड करना ज़रूरी होता है। तो उसका रीज़न यही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उसके ऊपर हो जाती है, स्पेशली बैक्टीरिया और फंगस जिनको कि वार्म कंडीशंस पसंद होती हैं अपनी ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो इफ़ द फूड इज़ नॉट कवर्ड प्रॉपरली, एक मिनट यहाँ पे रुको, हाँ ठीक है, इफ़ द फूड इज़ नॉट कवर्ड प्रॉपरली, स्टोर्ड प्रॉपरली और प्रिजर्व्ड प्रॉपरली, देन इट गेट्स स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ऑन इट। अगर आप अपने खाने को प्रॉपरली कवर नहीं करोगे, उसको स्टोर नहीं करोगे या उसको प्रिजर्व नहीं करोगे तो उसके ऊपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्शन हो जाएगा जिसके कारण वो खराब हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances। जैसे कि वही वाली बात है ना कि आखिर खाना टॉक्सिक हो क्यों गया, वो इसलिए हो गया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे खाने के ऊपर ग्रो तो करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, और साथ ही साथ ये अपनी ग्रोथ के दौरान कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे फूड में रिलीज़ करते हैं। और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या करते हैं, हमारे फूड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जा कर के चेंज कर देते हैं। सवाल यही है ना कि आखिर खाना पॉइजनस बना क्यों, टॉक्सिक बना क्यों, वो इसलिए क्योंकि जब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के ऊपर ग्रो करते हैं तो सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, और यही टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे फूड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज कर देते हैं, यानी कि एक केमिकल चेंज लेकर आ जाते हैं हमारे फूड में, और इसी केमिकल चेंज के कारण हमारा फूड जो है वो खाने लायक नहीं रह जाता और उसको जो है डिस्कार्ड करना पड़ता है। द फूड स्पॉइल्ड इन दिस मैनर स्टार्ट्स गिविंग फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट। कैसे पता चलता है कि खाना ख़राब हो गया है, तो उसमें अजीब सी आप बोल सकते हो कि स्मेल आने लगती है, गंदी स्मेल आने लगती है, और उसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो समझ में आ जाता है कि अरे इसका जो है टेस्ट ख़राब हो गया है, इसमें से स्मेल आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है, बैड स्मेल आ रही है, यानी कि डेफिनेटली ये क्या हो गया है, स्पॉइल हो चुका है। इट्स कलर में ऑल्सो चेंज, और उसका कलर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। से इफ़ सच अ फूड इज़ ईटन इट विल लीड टू फूड पॉइजनिंग, और अगर ऐसा खाना हमने खा लिया तो डेफिनेटली फूड पॉइजनिंग होगी ही। द डिसीज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a large number of microorganisms like bacteria and fungi in the food, or due to the absence or due to the presence of toxic substances in the food formed by the action of microorganisms is called food poisoning। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक डेफिनेशन दी गई है फूड पॉइजनिंग की। द डिसीज क्या बोला गया है, द डिसीज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई इन द फूड। एक ऐसी बीमारी जो कि किसके कारण हो रही है, फूड के कारण हो रही है। उस फूड में है क्या, लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें प्रेजेंट है, और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आए कहाँ से हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही एक्शन से आए हैं। तो ऐसी बीमारी से हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। ऐसे खाने को जब हम खा लेते हैं तो जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग, है ना, कि खाना जो कि हमारी बॉडी के अंदर पॉइजनिंग कॉज कर रहा है, यानी कि ऐसा फूड जो हमारे लिए पॉइजन बन चुका है, पॉइजनस है हमारे लिए। इतना क्लियर है आप सभी को। चलो अगर हम बात करें कि कौन है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सबसे ज़्यादा फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, तो मोस्ट कॉमन है वो हमारे यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, कहाँ गए, रुक जाओ मैं आपको बता देती हूँ। 2 मोस्ट कॉमन हम बोल सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग जो कि कॉज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने में, वो है साल्मोनेला जो कि बैक्टीरिया होता है, और ई कोलाई। याद रखिएगा नाम, साल्मोनेला और ई कोलाई। ठीक है, ये दोनों ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे फूड को जो है पॉइजन बना देते हैं, या आप बोल सकते हो कि हमारे अंदर जो है फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं ई कोलाई की, तो व्हाट, ई कोलाई तो
अजीब ही है। क्यों? क्योंकि ई कोलाई तो हमारी खुद की बॉडी के अंदर होता है, यानी कि हमारी जो इंटेस्टाइन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, और वो बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? तो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। तो ये जो ई कोलाई है ना, इस्टीरिया कोलाई, ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसका मतलब ये एक गुड बैक्टीरिया है, लेकिन ये गुड बैक्टीरिया तभी तक रहेगा जब तक कि हमारे इंटेस्टाइन में है। अगर ये हमारी इंटेस्टाइन से निकल करके हमारे किसी और बॉडी पार्ट में चला जाता है तो जो है ना प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब तक ई कोलाई इंटेस्टाइन के अंदर है तब तक तो हम बोलते हैं कि ये एक गुड बैक्टीरिया है, और जहाँ ये हमारी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में गया वहाँ समझ लो इसने फूड पॉइजनिंग कॉज करी, इन्फेक्शन या डिसीज़ कॉज करा ही करा। ठीक है, तो ई कोलाई और साल्मोनेला, हाँ देखो यहाँ पे आप मार्क कर लो कि एक होता है साल्मोनेला, दूसरा है ई कोलाई, और एक ये भी होता है क्लोस्ट्रीडियम वाला बैक्टीरिया जो कि डिसीज़ कॉज करता है। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो नाम याद रखने में तो आप सिर्फ साल्मोनेला और ई कोलाई को याद रख सकते हैं। ठीक है ना, क्लोस्ट्रीडियम वाला आप चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन अगर याद हो रहा है तो अच्छी बात है। अभी से क्लास 8 से जो है ना बैक्टीरिया के नाम याद करते जाओ, क्योंकि 9, 10, 11, 12 में तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो ये कुछ 2 बैक्टीरिया हैं जो कि मोस्ट कॉमनली फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, बहुत जल्दी से हमारे खाने के ऊपर जो है ना ग्रो कर जाते हैं और जो है तरह तरह के डिसीजेस कॉज करते हैं। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। दस फूड पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। द मेजर सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर, क्या होती है फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स? मुझे लगता है कि हम सभी को अभी तक जो है ना कम से कम एक बार तो फूड पॉइजनिंग हो ही चुकी रही होगी। कुछ ना कुछ तो हम बाहर की चीज़ें खा ही लेते हैं, या ऐसी चीज़ें खा ही लेते हैं जिसके कारण हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? वॉमिटिंग होता है ना, उल्टियाँ वगैरह होना शुरू हो जाती हैं, डायरिया यानी कि लूज मोशन होता है, पेट में बहुत दर्द होता है, और ज़्यादा दर्द के कारण हम बोलते हैं कि फीवर आ जाता है, सर दुखने लगता है यानी कि हेडेक होता है। फूड पॉइजनिंग कैन ऑल्सो कॉज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। सवाल ये है कि आखिर हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ ही रहे हैं, क्यों रहे हैं? माना कि फूड पॉइजनिंग जो है ना अच्छी नहीं होती है, पेट दुखने लगता है, लूज मोशन होने लगते हैं, डायरिया हुआ, वॉमिटिंग हुई, तो भी क्या फूड पॉइजनिंग को ट्रीट तो किया जा सकता है ना। लेकिन कई बार ये जो फूड पॉइजनिंग है ना, ये एक सीरियस इलनेस में भी कन्वर्ट हो जाती है, और इस सीरियस इलनेस के कारण जो है पेशेंट की डेथ भी हो जाती है अगर प्रॉपर टाइम पे जो है ना ट्रीटमेंट ना मिले तो। The microorganisms like bacteria and fungi which cause food poisoning come into food from air। सवाल ये है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जो फंजाई वगैरह हैं, ये हमारे फूड के ऊपर आ कहाँ से रहे हैं? तो हवा से आ जाते हैं, डर्टी हैंड से आ जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी खाना हो या खाना बनाना हो तो हाथ धो कर ही काम करना चाहिए, है ना। अगर आपके हाथों में धूल मिट्टी लगी हुई है, उस मिट्टी में अगर ई कोलाई और साल्मोनेला वगैरह के जो ना क्लोस्ट्रीडियम वगैरह के स्पोर्स प्रेजेंट हैं, तो होगा क्या कि जो भी आप खाना बनाओगे वो उस खाने के अंदर बैक्टीरिया या फंगस के जो है स्पोर्स वगैरह जो हैं वो एंटर कर जाएंगे। ठीक है, और फिर उस खाने से वो कहाँ जाएंगे? आपके बॉडी के अंदर चले जाएंगे। तो ज़रूरी है कि जब भी आप खाना बनाओ या कोई भी खाना बनाए तो प्रॉपरली हाथों को वॉश करना चाहिए, सोप से वॉश करना चाहिए, ताकि हाथों पे जो भी स्पोर्स वगैरह लगे हों, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपके हों, वो सब चले जाएं। इसके अलावा जब भी खाना खाने के टाइम जब हम बैठते हैं तो हाथ धो करके ही खाना खाना चाहिए, वरना क्या होगा? खेल करके आए हो, धूल मिट्टी लगी है हाथ में जो है तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चिपके हुए हैं, बैक्टीरिया फंगस के स्पोर्स चिपके हुए हैं, और उसी हाथों से आपने उठा करके खाना खा लिया। तो अभी तक तो वो स्पोर्स कहाँ थे, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ थे? आपके हाथों में थे। लेकिन जब आप उन्हीं गंदे हाथों से खाना खाओगे तो वो कहाँ चले जाएंगे? आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, और फिर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में अनक्लीन फूड कंटेनर्स। अगर आप गंदे बर्तनों में जो है ना खाना स्टोर करते हो, या आप ये बोल सकते हो कि टाइम टू टाइम आप रेगुलर बेसिस पे या इंटरवल्स पे जो भी जिस भी कंटेनर्स में आप अपना खाना रखते हो, फूड रखते हो, उसको अगर आप क्लीन नहीं करते हो, ठीक है, तो उन कंटेनर्स में भी हम बोलते हैं कि माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है। और ऐसे कंटेनर्स में अगर आप अपने खाने को कुक करके रखोगे तो आपका जो फूड है वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा। फिर फ्लाइज़ यानी कि वही हाउस फ्लाइज़ के ऊपर हम ऑलरेडी कई सारे डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से हम बोलते हैं कि जो मक्खियाँ हैं
वो तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ना हमारे फूड तक लेकर के आती हैं। फिर इसके बाद में कॉकरोचेस हम बोलते हैं कि कई घरों में कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा ही होते हैं, है ना, और हर कहीं उड़ते आपको दिखाई देंगे, स्पेशली किचन में, क्योंकि किचन में उनको खाने के लिए माल कुछ ज़्यादा ही मिलता है ना। तो ध्यान रखा जाए कि कॉकरोचेस वैसे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए घर में, लेकिन स्पेशली किचन में उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, है ना, ताकि कॉकरोचेस वगैरह मक्खियाँ वगैरह घर में ना आए। इसके बाद में इंसेक्ट्स, रैट्स और सिक फार्म एनिमल्स, ये सब हम बोलते हैं कि बैक्टीरिया और फंगस को हमारे फूड तक लेकर के आते हैं। अगर मैं बात करूँ साल्मोनेला की, तो साल्मोनेला एग्स में और चिकन वगैरह में, मीट वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक सवाल ये भी आ सकता है आपके दिमाग में कि मैम साल्मोनेला आता कहाँ से है, क्यों ये एक मोस्ट कॉमन फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? क्योंकि लार्ज आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन जो है ना नॉनवेज फूड खाती है। इंडिया की अगर हम बात करें तो उनको रेगुलर बेसिस पे अंडे भी लगते हैं, उनको चिकन मीट वगैरह भी लगता है, और चिकन मीट और अंडों में ही मोस्टली साल्मोनेला जो है ना पाया जाता है। तो अगर अंडों को या चिकन मीट वगैरह को प्रॉपर्ली कुक करके नहीं बनाया गया है तो जो बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर जाएगा और फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद में मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हमने बैक्टीरिया के पढ़ चुके हैं जो कि फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फंगस विच कॉज फूड पॉइजनिंग इज एस्परजिलस। फंगस की हम बात करें तो एस्परजिलस फंगस जो है फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। द स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड पे जब ग्रो करते हैं तो केमिकल टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है रिलीज़ करते हैं, और ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे फूड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं, यानी कि उसको एक केमिकल चेंज लेकर के आ जाते हैं। इसीलिए बोला है कि फूड की जब स्पॉइलिंग होती है वो क्या है, एक केमिकल चेंज होता है। फूड इज़ अ प्रेशियस मटेरियल, इट शुड नॉट बी अलाउड टू गेट स्पॉइल्ड, बिकम यूजलेस एंड कॉज फूड पॉइजनिंग एक्सेट्रा। वी प्रिजर्व आर फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो जैसे कि मैंने आपको, हमने अपने सेशन की स्टार्टिंग ही ऐसे ही करी थी कि फूड तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, बिना खाने के तो हम जी ही नहीं पाएंगे। हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है, हमारे लिए प्रोटीन का सोर्स है, हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना हो सके इस खाने को जो है ना हम बचा करके रखें, इसको बिल्कुल भी स्पॉइल ना होने दें, क्योंकि अगर स्पॉइलेज हो जाती है फूड में तो उसको डिस्कार्ड करना या फेंकने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही रहती है कि फूड को किसी भी तरीके से जो है ना हम प्रिजर्व कर पाएँ। अब सवाल ये आएगा कि मैम हम तो वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, हम तो कुछ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, हम तो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, है ना, वैराइटीज़ है हमारे पास खाने पीने की। तो इन सभी वैराइटीज़ को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि हमको फूड को स्पॉइलेज से बचाना है। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे हम वैरायटी ऑफ फूड्स को जो है ना स्पॉइल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनकी स्पॉइलेज को जो है ना आप बोल सकते हो कि रोक सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, या तो डिसीज़ कॉजिंग या फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रोथ को आप रोक दो, उनकी ग्रोथ को आप रिटार्ड कर दो, या फिर जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड के अंदर उनको आप मार डालो, या तो किल करो माइक्रोब्स को या फिर उनकी ग्रोथ को रिटार्ड कर दो, यानी कि वो आपके फूड के ऊपर ग्रो ही ना कर पाएँ। तो जब ग्रोथ ही नहीं करेंगे तो फूड के ऊपर कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, और केमिकल चेंज नहीं होगा तो फूड आपका स्पॉइल नहीं होगा। तो ये दो तरीके होते हैं जिसके हेल्प से आप अपने फूड को स्पॉइलेज से जो है प्रिवेंट कर सकते हो। अब इन दो तरीकों को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो वो हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा हमारा फूड प्रिजर्वेशन का, कि कैसे हम वैरायटी ऑफ फूड्स को वैरायटी ऑफ मेथड से जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने बात करी है फूड पॉइजनिंग की, कि कैसे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाला जो हमारा प्रेशियस फूड है वो एक पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बैक्टीरिया एंड फंगस। हवा के थ्रू आ जाते हैं, गंदे हाथों के थ्रू आ जाते हैं, इंसेक्ट्स के थ्रू आ जाते हैं, है ना, मक्खी के थ्रू आ जाते हैं। कई तरीके से ये जो बैक्टीरिया और फंगस हैं वो हमारे खाने के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं, ग्रो करने लगेंगे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे। ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे फूड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देंगे, यानी कि केमिकल चेंज हो जाएगा, और इस केमिकल चेंज के कारण हमारा जो खाना है वो खाने लायक रहेगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली उसको फेंकना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन से हो सकते हैं? साल्मोनेला, इकोलाई। साल्मोनेला चिकन और एग्स वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है, इकोलाई तो खुद हमारी बॉडी के अंदर होता है ना। लेकिन बात वही है
कि जब तक हमारे इंटेस्टाइन में है तब तक गुड बैक्टीरिया है, और जहाँ किसी और बॉडी पार्ट में पहुँचा ई कोलाई, वहाँ हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये एक फूड पॉइजनिंग कॉज करने वाला बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं ई कोलाई के कैसे जो है ना ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकता है। तो जैसे कि मक्खी वगैरह है, तो मक्खी पहले तो जो है किसी ह्यूमन एक्सक्रीटा पे जा कर के बैठ आई, ठीक है ना। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा पे बैठने से क्या हुआ, उसकी बॉडी पे, उसके लेग्स पे, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स पे जो है ई कोलाई बैक्टीरिया के स्पोर्स चिपक गए। अब यही मक्खी आपके खाने पे आकर के बैठी, तो जब वो खाने पे आकर के बैठी तो ई कोलाई के स्पोर्स जो हैं आपके फूड में आ गए, और उसी कंटेमिनेटेड फूड को जब आप खाओगे तो होगा कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ई कोलाई के स्पोर्स आ जाएंगे और बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई फूड पॉइजनिंग की। सिम्टम्स आपको पता है, वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, हेडेक, फीवर एंड ऑल, और हाँ सीवियर केसेस में डेथ भी पॉसिबल है। और अगर हम बात करेंगे फंगस की, तो एस्परजिलस कॉमन फंगस है जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अलग अलग टाइप के खाने पीने की चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और कुछ मेथड तो ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से हम काफ़ी लंबे समय के लिए अपने फूड आइटम्स को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं, करीब 1 साल तक के लिए। तो ये सब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, और सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।